जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा रहे साइंस क्वेश्चन के एनालिसिस की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने 22 अगस्त के तीनों ही शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका एनालिसिस करा था। 23 अगस्त का एनालिसिस मैं नहीं करवा पाया कुछ रीज़न के वजह से, लेकिन जब आपका पूरा शिफ्ट का मैं एक बार करवाऊँगा उसमें आपका 23 अगस्त का जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। बहरहाल आज के इस सेशन में हम लोग 24 अगस्त के ऑल शिफ्ट में यानी कि तीनों ही शिफ्ट में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पूछे गए क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा कि जो पहला क्वेश्चन हमको मिला वो क्या था कि कोई दो बल्ब ए एवं बी श्रेणी क्रम में 3 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है तथा इनके प्रतिरोध का अनुपात 1:3 है, तो ए एवं बी से निष्कासित ऊष्मा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा का जो मान था वो भी अनुपात में ही पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत ही सरल है। क्योंकि मैंने आपको कई बार जो जूल का ऊष्मीय नियम होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो चीज़ बताया है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी, जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, और जो गर्म होता है तो हम कह सकते हैं कि वो हीट प्रोड्यूस करता है यानी कि ऊष्मा प्रोड्यूस करता है। और किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने पे उसका गर्म हो जाना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। तो जूल नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस से आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसकी प्रतिरोध R है और ये धारा T समय तक के लिए प्रवाहित हो रही है, तो जो उत्पादित ऊष्मा होगा वो किसके बराबर होगा, I² RT के बराबर होगा। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी के चलते हीट प्रोड्यूस हो रही है तो आप क्या कहेंगे, H = I² RT के फॉर्म में हीट प्रोड्यूस होगी। बहरहाल क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि दो बल्ब हैं A और B और ये दोनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। हम यहाँ पे दो बल्ब ले लेते हैं सर, ये हमारा पहला बल्ब है और साथ ही ये हमारा यहाँ पे दूसरा बल्ब है। ये दोनों क्या हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कितने वोल्ट बैटरी के साथ, तो 3 वोल्ट बैटरी के साथ। आपसे ये कहा जा रहा है इस दोनों ही बल्ब का जो प्रतिरोध है उसका अनुपात 1:3 है, तो A एवं B से जो निष्कासित ऊष्मा का मान होगा उसका अनुपात क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी, जब ये दोनों बल्ब A और B एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो आपने तो ये चीज़ कई बार बताया है कि परिपथ में अगर कोई चीज़ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो उससे समान विद्युत धारा बहती है। मतलब ये हुआ कि बल्ब A से भी क्या होगा, समान विद्युत धारा बहेगा और B से भी क्या होगा, समान विद्युत धारा बहेगा। मान लेते हैं कि ये हमारा विद्युत धारा जो है वो क्या है, I है। क्या है सर, I है। और साथ ही साथ ध्यान देंगे कि आपके क्वेश्चन में समय का चर्चा नहीं किया गया है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे समय क्या है, हमारा नियत है। अगर 2 सेकंड के लिए इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो जाहिर सी बात है कि उतना ही सेकंड के लिए इससे भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी, जब इससे समान विद्युत धारा बह रही है और साथ ही साथ आप कह रहे हो कि समय यहाँ पे नियत होगा, कांस्टेंट होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है H = I² RT, इसमें हम ये कह सकते हैं कि इससे अगर समान धारा बह रही है तो यहाँ पे I भी क्या होगा हमारा, आप कहेंगे गुरुजी नियत हो जाएगा। साथ ही साथ T भी क्या मानेंगे, आप कहेंगे नियत मानेंगे। क्यों, क्योंकि समय की चर्चा नहीं की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जितना समय के लिए धारा इससे बहेगा उतना ही समय के लिए धारा इससे भी बहेगा, तो T भी हमारा क्या होगा, नियत होगा। और मेरे मित्र क्या कहेंगे आप कि गुरुजी, जब इस फॉर्मूला में I यानी कि धारा और समय दोनों नियत होगा तो जाहिर सी बात है कि जो हीट प्रोड्यूस होगा वो किसके समानुपाती होगा, आप कहेंगे प्रतिरोध के समानुपाती होगा। मतलब ये हुआ कि जितना हमारा प्रतिरोध होगा उतना ही क्या होगा, तो सर ऊष्मा का भी अनुपात होगा। मतलब क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो बहुत ही लॉजिकल था। और आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई दो बल्ब A एवं B श्रेणी क्रम में 3 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है तथा इनके प्रतिरोध का अनुपात 1:3 है, तो A एवं B से निष्कासित ऊष्मा का मान क्या होगा। आप कहेंगे गुरुजी, इस डाटा के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे धारा और समय दोनों नियत है, तो जाहिर सी बात है कि जो उत्पादित ऊष्मा होगा वो प्रतिरोध के समानुपाती होगी।
मतलब ये हुआ कि जितना प्रतिरोध होगा उतना ही हमारा क्या होगा, उष्मा होगा। तो सर उष्मा का अनुपात भी क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका अच्छा था, थोड़ा सा लॉजिकल था, तो आगे की सभी शिफ्ट के लिए आप सभी इसको प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पौधे के शरीर में बना अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संग्रहित होता है। बहुत सारे मित्र यहाँ पे कन्फ्यूजिया आ गए, तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जिस तरह हम लोग के बॉडी में कुछ वेस्टेज मटेरियल बनते हैं, ये वेस्टेज मटेरियल क्या होते हैं, तो सर जो यूरिन होता है, स्टूल होता है, पसीना होता है, ये सब क्या होते हैं, सर जंतुओं के शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। इसी तरह प्लांट के बॉडी में भी क्या होता है, तो सर प्लांट के बॉडी में भी कुछ उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। ये उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं, तो आप कहेंगे कि गुरुजी जो प्लांट का गम होता है जिसको हम लोग गोंद बोलते हैं, साथ ही साथ जो रेजिन होता है, साथ ही जो लेटेक्स होता है, ये सब के सब क्या होते हैं, प्लांट के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं। क्वेश्चन आपसे ये करा जा रहा है कि पौधे के शरीर में बना अपशिष्ट पदार्थ, बोले तो उत्सर्जी पदार्थ, पौधे के शरीर में कहाँ पे संग्रहित होता है, यानी कि वो कहाँ पे स्टोर होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पौधे के शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो या तो पौधे के वैक्यूल्स यानी कि रसधानी में संग्रहित होता है, वैक्यूल्स यानी कि रसधानी में संग्रहित होता है, ध्यान में रखिएगा। इसी को हम लोग रिक्तिका भी कहते हैं। तो आपके ऑप्शन में राजधानी या रिक्तिका में से कुछ रहा होगा। और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो पौधे के पुराने जाइलम में भी क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थ पौधे के पुराने जाइलम में भी स्टोर होते हैं, और पुराने जाइलम में जो स्टोर होने वाले पदार्थ होते हैं वो क्या होता है, तो सर गम और रेजिन होता है, गम और रेजिन होता है। और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि पौधे के शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो पुराने पत्ती में भी क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं, पुराने पत्ती में भी संग्रहित होते हैं। ये तीनों ही बात आप अपने माइंड में रखेंगे कि पौधे के शरीर में जो बनने वाला अपशिष्ट यानी कि उत्सर्जी पदार्थ होता है वो या तो पौधे के वैक्यूल यानी कि रसधानी में संग्रहित होता है, या फिर पुराने जाइलम में, या फिर पुराने पत्ती वगैरह में। ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पौधे के शरीर में बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ गम और रेजिन पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं, तो आप कहेंगे पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बॉक्साइट किससे संबंधित है। इससे आसान क्वेश्चन तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो क्या होता है, आप कहते हैं कि गुरुजी बॉक्साइट होता है। क्या होता है, बॉक्साइट होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आप कहेंगे गुरुजी ये भी बड़ा ही आसान है, और आपने पीछे के कई सेशन में ये चीज़ बताया है कि विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम लोग क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बना लेता है, आप कहते हैं CaOCl2 बना लेता है, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में दिया हुआ था, बच्चों ने बताया कि गुरुजी विद्युत धारा 2.5 मिली एम्पियर दिया हुआ था, साथ ही साथ प्रतिरोध 2 ओम दिया हुआ था, और हमसे पूछा गया कि V क्या होगा यानी कि विभवांतर क्या होगा। बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन था। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी V = IR होता है, तो हम लोग यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन ध्यान में रखिएगा ये चीज़ यहाँ पे क्या है, तो सर MA है, और MA मिली एम्पियर क्या है, तो सर करंट को मापने का छोटी इकाई है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो 1 मिली एम्पियर होता है वो 1/1000 एम्पियर के बराबर होता है। या आप ये भी कह सकते हो कि गुरुजी 1 मिली एम्पियर जो है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2.5 मिली एम्पियर है, तो आपका ये कितना एम्पियर धारा हो जाएगा, आप कहेंगे 2.5 × 10⁻³ एम्पियर धारा हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे हमको विभवांतर निकालना है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी I जो है वो हमारा हो जाएगा 2.5 × 10⁻³ इंटू हमारा प्रतिरोध कितना है, तो सर 2 ओम है। तो लीजिए यहाँ पे इंटू 2 कर देते हैं। मेरे मित्र यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 2 × 2 और 2 × 5 10 हो जाएगा, 5 × 25 हो जाएगा। यानी कि जो आपका विभवांतर होगा वो कितना होगा, 5 × 10⁻³ हो जाएगा। कितना होगा सर, 5 × 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। आइए कुछ और भी इस तरह के क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा गया
कि उत्तल दर्पण का आवर्धन होगा। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन करा गया कि उत्तल दर्पण जो है यानी कि जो आपका कन्वेक्स मिरर है उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हमको कैसे पता चलेगा कि क्या होगा। तो मेरे मित्र, मैंने आपको कई बार बताया है कि उत्तल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा, उत्तल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनाया जाएगा तो वो क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। तो जाहिर सी बात है कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आवर्धन हमेशा क्या होगा, आप कहेंगे 1 से छोटा होगा। क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन होगा, आप कहेंगे 1 से छोटा, यानी कि हमेशा क्या होगा, तो सर 1 से कम होगा। साथ ही आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखें जिससे इमेज वास्तविक उल्टा और छोटा बने। बताइए, ये चीज़ मैंने आपको कल ही बताया है लेंस के इमेज फॉर्मेशन वाले वीडियो में। आप सभी ने क्या देखा था कि गुरुजी अगर कॉन्वेक्स लेंस में, जैसे ये हमारा उत्तल लेंस है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये क्या होगा, आप कहेंगे मुख अक्ष, ये क्या होगा, आप कहेंगे F1, ये क्या होगा, आप कहेंगे 2F1, और साथ ही साथ इधर क्या होगा, आप कहेंगे F2, और साथ ही ये क्या होगा हमारा 2F2। तो क्वेश्चन आपसे ये करा जा रहा है कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखें जिससे इमेज वास्तविक उल्टा और छोटा बने। मैंने आपको बताया था कि मेरे मित्र, अगर उत्तल लेंस में किसी भी वस्तु को आप 2F1 के पीछे रखते हैं, किसी भी वस्तु को आप कहाँ रखते हैं, 2F1 के पीछे रखते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि अनंत और 2F1 के बीच रखते हैं, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो F2 और 2F2 के बीच बनता है। और प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है, और साथ ही साथ कैसा होता है, तो गुरुजी छोटा होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा गया कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखें जिससे इमेज वास्तविक उल्टा और छोटा बने, तो आप सभी कह सकते हैं बियॉन्ड 2F1, या फिर आप कह सकते हैं 2F1 के पीछे, या फिर आप क्या कह सकते हैं अनंत और 2F1 के बीच, अनंत और 2F1 के बीच। तो आपके ऑप्शन में इन तीनों में से जो भी रहा होगा उसको अगर आप टिक किए होंगे तो मेरे ख्याल से आपका इसमें 1 नंबर पक्का है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तल लेंस में अगर किसी वस्तु को 2F1 के पीछे रखा जाता है या फिर अनंत और 2F1 के बीच रखा जाता है, अनंत और 2F1 के बीच रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप सभी ध्यान में रखना कि इमेज जो है वो F2 और 2F2 के बीच बनेगा। इमेज कहाँ पे बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा। तो आप ये पूरा कंसेप्ट अपने माइंड में रखेंगे, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी इनमें से किस तत्व पर आधारित है। मेरे मित्र, ये आपका न्यू क्वेश्चन पूछा गया है आपके इस ग्रुप डी पेपर का। इससे पहले ग्रुप डी एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ध्यान देंगे कि मेंडलीव ने जब तत्वों के गुणधर्म को समझने के लिए अपना टेबल बनाने की शुरुआत करा था, तो मेंडलीव ने 3 चीज़ को बेस माना था। पहला तो वो ये समझना चाहते थे कि किसी भी तत्व का जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसा होता है, और इस प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के क्रम में वो एटॉमिक मास पे क्या किए, तो तत्वों को अरेंज किए बढ़ते हुए उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, और साथ ही साथ वे तत्वों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी समझना चाहते थे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के दौरान, चूँकि उस समय तक 63 तत्व ज्ञात थी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के दौरान उन्होंने एक चीज़ को देखा कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये लगभग सभी तत्वों के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, तो सर कंपाउंड बना लेते हैं। उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करने के आधार पर तत्वों को क्या करा था, तो सजाने का प्रयास करा था, और बाद में जाकर के उन्होंने इस चीज़ को फाइनल करा कि तत्वों को अगर उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो जो तत्वों का गुण होगा, चाहे भौतिक हो या फिर रासायनिक, वो क्या होगा, तो उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होगा। मतलब क्या हुआ कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी को बनाने के क्रम में तत्वों के गुणधर्म को समझने के लिए जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन करना स्टार्ट करा था। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के स्टडी के दौरान उन्होंने क्या देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो बहुत सारे अलग अलग तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बना लेते हैं। तो उन्होंने इस आधार पे
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो यौगिक थे उसको अलग अलग अरेंज करने का कोशिश करा और फिर बाद में जाकर के उन्होंने ये पता लगाया कि जो हम पहले से कह रहे हैं कि तत्वों का गुणधर्म उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होगा, वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अलग अलग यौगिक हैं उसके लिए भी क्या होते हैं, फिट बैठते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी इनमें से किस तत्व पर आधारित है, तो आप सभी कहेंगे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पर आधारित है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पे आधारित है। ये क्वेश्चन आपका नया है, इससे पहले ग्रुप डी एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ध्यान देंगे, आपसे इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था मेंडलीव आवर्त सारणी से संबंधित, वो क्या था? तो मेंडलीव आवर्त सारणी जब बनाया गया था उस वक्त कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे सर 63 थी। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी तत्वों के किस गुणधर्म के बेस पे बनाया था? तो आप क्या कहते हैं सर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इसका बना हुआ था। सबसे पहले आवर्त सारणी किसने तैयार करा? आप कहते हैं सर मेंडलीव ने करा। सबसे पहले तत्वों को आवर्त और समूह के रूप में किसने समायोजित करा? आप कहते हैं सर मेंडलीव ने करा। तो आप ये चीज़ भी अपने माइंड में रखेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वो किस तत्व पे आधारित थी? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पे आधारित थी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा तत्वों के साथ क्या कर रहे थे, तो अभिक्रिया करके कंपाउंड बना ले रहे थे, और उसी कंपाउंड को उन्होंने जब सजा करके या उसके अभिक्रिया करने के आधार पर जब उन्होंने उसका स्टडी करा तो बाद में जाकर के उन्होंने ये कन्फर्म करा कि नहीं, जो तत्वों का गुणधर्म होगा वो परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण क्रमशः होता है। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन बड़ा ही सरल पूछा गया है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो चेला जी वायु क्या होगा? आप कहेंगे सर जी वायु तो विरल माध्यम होगा। कांच क्या होगा? आप कहेंगे सर जी जो कांच है वो हमारा सघन माध्यम होगा। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणों के जाने की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि अगर गुरुजी ये हमारा ऊपर वाला वायु है और नीचे वाला कांच है, तो जाहिर सी बात है कि विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें इस पे आपतित होगी, और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे अभिलंब भी होगी, और जैसे ही सघन माध्यम में जाएगी तो ये क्या होगा? आप कहेंगे सर अभिलंब की ओर झुक जाएगा, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो आप कहिएगा कि यहाँ पे जो आपतन कोण होगा, जो आपतन कोण होगा ये क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी बड़ा होगा, जबकि ये जो आपका अपवर्तन कोण होगा ये क्या होगा? तो आप कहेंगे छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा गया था कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण क्रमशः होगा, तो आप कहेंगे आपतन कोण बड़ा, जबकि जो अपवर्तन कोण है वो क्या होगा? आप कहिएगा छोटा होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने करा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने करा था? बताइए। मैंने आपको एनालिसिस वाले वीडियो में बताया है, और अगर आप पीछे वाले शिफ्ट का एनालिसिस देख के गए होंगे तो इस क्वेश्चन में आपको कोई खासा परेशानी नहीं हुई होगी, और ऐसे भी आप सबों को मालूम है कि इसकी खोज किसने करा था? तो माइकल फैराडे ने करा था। माइकल जैक्सन मत समझ जाइएगा सर। किसने करा था सर? माइकल फैराडे ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि प्रोपेन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है? बताइए, ना सॉल्व होगा। आप कहेंगे गुरुजी प्रोपेन एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है और फॉर्मूला क्या होगा? तो C3H8 होगा। इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? आप कहिएगा 8। तो सही आंसर क्या हो जाएगा चेला? आप कहेंगे 8 हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि जो आपका एल्केन ग्रुप का कंपाउंड होता है उसके लिए सामान्य सूत्र क्या होता है? तो सर CnH2n+2 होता है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। प्रोपेन किस ग्रुप का कंपाउंड है? आप कहेंगे एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है। आइए इस तरह के और भी कुछ क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा गया था कि पानी को उत्पाद के रूप में प्राप्त करने के लिए H2SO4 के साथ कौन अभिक्रिया करता है? मेरे मित्र, बच्चों ने इसका एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं भेजा कि सर इसमें ये ऑप्शन था, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन आपसे ये करा जा रहा है कि पानी को एज अ प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए H2SO4, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि पानी को एज अ प्रोडक्ट पाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाएगी? तो मेरे मित्र, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको सीधा दिमाग ये लगाना चाहिए कि गुरुजी ने हमको पढ़ाया है कि जब अम्ल
भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तब ये क्या बनाता है, तो आप कहते हैं लवण और जल बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो जल है वो क्या होगा, तो आप कहेंगे प्रोडक्ट के रूप में होगा। तो मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन करा गया था कि पानी को उत्पाद के रूप में प्राप्त करने के लिए H2SO4 के साथ कौन अभिक्रिया करता है, तो आप कहेंगे H2SO4 तो अम्ल है। तो H2SO4 जो अम्ल है ये किसी न किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमको क्या देगा, वाटर एज अ प्रोडक्ट देगा। तो हमको ऑप्शन में ये देखना होगा कि हमारा ऑप्शन में भस्म कौन सा था। तो एग्जैक्टली हमारे पास ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी इसका जो आंसर होगा वो कोई ना कोई भस्म होगा। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखेंगे कि पानी को उत्पाद के रूप में प्राप्त करने के लिए H2SO4 के साथ कौन अभिक्रिया करता है, तो आप सीधे कह सकते हैं अभी के लिए भस्म। और अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन रहता उसमें अगर भस्म होता तो उसको हम आसानी से टिक करते, हमारा आंसर सही होता। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं आया था, जिस वजह से इसमें कंफ्यूजन है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। लेकिन ये तो श्योर है कि जो भी होगा वो क्या होगा, तो सर बेस होगा, यानी कि भस्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कोयले और पेट्रोलियम को अल्प ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी जहरीली गैस निष्कासित होगी। मेरे मित्र आप सभी अंगीठी का नाम जरूर सुने होंगे। जब रात को बंद कमरे में अंगीठी जलता है तो क्या होता है, आप कहते हैं सर दम घुटना शुरू हो जाता है। दम इसलिए घुटना शुरू हो जाता है क्योंकि वो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। तो जो आपका कोयला और पेट्रोलियम है, अगर इसको ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में ना जलाया जाए तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, आप सभी याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, जो कि क्या है, एक प्रकार का दम घुटने वाला या आप कह सकते हो पॉइजनस गैस है। अगर मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन ये करा जाता कि कोयले और पेट्रोलियम को पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन है उसके उपस्थिति में जलाने पर कौन सी गैस निकलेगी, तो आप सभी क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो आप सभी इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखेंगे कि कोयले और पेट्रोलियम को अगर अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जलने के बाद प्रोड्यूस करेगा, और अगर इसको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा दर्पण सीधा और आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है। मेरे मित्र यहाँ पे भी बच्चों ने नहीं बताया कि ऑप्शन क्या था एग्जैक्टली। ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कौन सा दर्पण सीधा और आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करें समतल दर्पण की, समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, तो सर प्रतिबिंब अगर काल्पनिक होगा तो वो सीधा भी होगा। साथ ही अगर हम लोग बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण भी क्या करेगा, आप कहेंगे गुरुजी ये भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और साथ ही साथ क्या होता है, तो आप कहेंगे सर काल्पनिक है तो सीधा होगा। और मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण की, तो जो आपका अवतल दर्पण है, एक केस में वो केस कौन सा है, तो गुरुजी अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी रहती है, ध्रुव और फोकस के बीच रखा रहता है, तब उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो आभासी और सीधा होता है। क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। तो मेरे मित्र आप कह सकते हो कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये तीनों ही दर्पण सीधा और आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं, जिसमें समतल दर्पण और उत्तल दर्पण तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाएंगे, लेकिन अवतल दर्पण भी एक केस में जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा रहेगा तो क्या करेगा, सर आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दिया हुआ है, या सिर्फ आपका समतल और अवतल दिया हुआ है, या फिर आपका ये तीनों दिया हुआ है। तो ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऐसे आप अपने कंसेप्ट के लिए क्या ध्यान में रखेंगे कि समतल दर्पण और साथ ही साथ उत्तल दर्पण और साथ ही साथ अवतल दर्पण, ये तीनों क्या कर सकते हैं, तो सर सीधा और आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन का अगर लैंग्वेज थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया जाए तो यहाँ से क्या होगा, अवतल दर्पण हट जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपसे करा गया कि कौन सा दर्पण सीधा और आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है, तो कर तो तीनों सकता है,
लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि कौन सा दर्पण सीधा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा उत्पन्न करता है, यहां पे क्या लगा देता, हमेशा उत्पन्न करता है, तब आप क्या कहते कि सर अवतल दर्पण हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न नहीं करता है, सिर्फ एक केस में करता है। तो हमेशा के केस में अवतल यहां से हट जाएगा, हमेशा के केस में समतल और उत्तल आ जाएगा। तो आप अपने कंसेप्ट को इस हिसाब से बिल्ड कीजिए कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए आप उसका जवाब दे पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2AgCl जो है वो डिकम्पोज होकर के 2Ag और क्लोरीन में क्या होता है, टूट जाता है। तो अपघटन किसके उपस्थिति में होगा? मेरे मित्र, मैंने आपको बताया है कि जो अपघटन अभिक्रिया होती है ये 3 तरीके का होता है। अगर हीट से हो रही है तो इसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हो रही है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं, अगर सनलाइट से हो रही है तो इसको हम लोग फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन में आपने बताया था कि अगर AgCl और साथ ही साथ AgBr इस दोनों को सूरज की रोशनी में रखा जाए ये दोनों क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। मतलब साफ है कि AgCl आपका Ag और क्लोरीन में अपघटित होगा, किसके उपस्थिति में? आप कहेंगे सनलाइट यानी कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि X एवं Y गुणसूत्र में क्या अंतर है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि X गुणसूत्र जो है वो क्या होता है, X गुणसूत्र लंबा होता है किससे? तो Y से। बस यही क्या है सर, डिफरेंसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुछ जानवरों के लिए उसका लिंग किस पर निर्भर करता है? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कुछ ऐसे जानवर हैं जिसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी कि तापमान पर डिपेंड करता है। और अगर हम लोग बात करते हैं रेप्टाइल सरीसृप की, तो इस वर्ग के जो जंतु होते हैं उसका लिंग जो है वो कहीं ना कहीं तापमान पे क्या होता है, तो सर डिपेंड करता है। तो जो आपसे क्वेश्चन करा गया कि कुछ जानवरों के लिए उसका लिंग किस पर निर्भर करता है, तो आप कहेंगे तापमान पर डिपेंड करता है। आइए इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा गया था आपसे कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में मध्यमा और तर्जनी किसका प्रतिनिधित्व करता है? आप कहेंगे गुरुजी ये चीज़ तो हम लोग को याद नहीं रहता है। तो मेरे मित्र यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझना होगा और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम की बात करेंगे तो अपने दाहिने हाथ के 3 उंगली को इस तरह से एडजस्ट करेंगे। किस तरह से सर? इस तरह से। और ध्यान दीजिएगा कि जो अंगूठा है ये किसको बताएगा, तो सर गति को बताएगा। साथ ही साथ जो आपका तर्जनी है ये किसको बताएगा, तो सर तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। जबकि ये जो आपका मध्यमा है ये किसको बताएगा, तो प्रेरित धारा को बताएगा। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में जो मध्यमा है, जो मध्यमा उंगली होता है जिसको हम लोग मिडिल फिंगर बोलते हैं, ये किसको बताएगा, तो आप सभी याद रखना प्रेरित धारा को बताएगा, इंड्यूस्ड करेंट को बताएगा। जबकि तर्जनी किसको बताएगा, तो आप सभी याद रखना तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। जबकि अंगूठा जो है वो गति को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जिप्सम को पीओपी में बदलने के लिए आवश्यक तापमान क्या होता है? मेरे मित्र आप सभी जो कहते हो कि गुरुजी CaSO4 2H2O को जब गर्म किया जाता है तो इसका आधा पानी उड़ जाता है और ये किस में बदल जाता है, CaSO4 हाफ H2O में बदल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीओपी कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये करा जा रहा है कि जिप्सम अगर पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल रहा है तो यहाँ पे आवश्यक तापमान कितना होगा? तो मेरे मित्र अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आवश्यक तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होगा और केल्विन में कितना होगा, तो 373 केल्विन होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा गया उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, या अगर केल्विन में बात की जाएगी तो आप कहेंगे 373 केल्विन। ध्यान में रखेंगे कि कहीं कहीं पे ये टेम्परेचर आपको डिफर भी मिलता है और अलग अलग बुक में 120 से 180 डिग्री का रेंज माना जाता है, लेकिन एनसीईआरटी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस प्रिफेयर करती है। तो आप लोग भी 100 डिग्री सेल्सियस ही मान के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एरेनकाइमा किस में मौजूद होता है? बताइए, ये सब ना बताएं क्लास में, 1000 बार बताएं।
एरेनकाइमा को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वायुतक कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुतक कहते हैं। और मैंने आपको बताया है अपने डिस्कशन में कि जो जल में तैरने वाले पौधे होते हैं, जो जल में तैरने वाले पौधे होते हैं, उसमें क्या होता है? कैविटीज होता है। और इस कैविटीज के बीच में क्या होता है? तो सर पेरेनकाइमा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर एरेनकाइमा यानी कि वायुतक कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा गया कि एरेनकाइमा किस में मौजूद होता है, आप कहेंगे जलीय पौधे में मौजूद होता है। किस में मौजूद होता है? जलीय पौधे में मौजूद होता है, एक्वाटिक प्लांट में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा गया कि प्रिज्म से गुजरने के बाद किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा। आपको मैंने एनालिसिस वाले सेशन में ही बताया है कि जब हम लोग प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं तो व्हाइट लाइट 7 रंग में स्प्लिट हो जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग मुड़ता है? तो आप कहते हैं गुरुजी बैगनी रंग मुड़ता है, यानी कि सर्वाधिक विचलन किसका होता है? बैगनी का होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है? तो गुरुजी लाल रंग का होता है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रिज्म से गुजरने के बाद किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, आप कहेंगे बैगनी रंग का विचलन क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और साथ ही मैंने आपको क्या कंसेप्ट दिया था कि जिस किसी भी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा वो क्या होगा? प्रिज्म के आधार की ओर उतना ही ज्यादा झुकेगा। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो सातों रंग में क्या होता है? सबसे कम होता है, इसलिए प्रिज्म के आधार की ओर ज्यादा झुकता है, यानी कि इसका विचलन ज्यादा होता है। जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इसके लिए वो क्या होता है? तो सर प्रिज्म से जब वो गुजरता है या जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो लाल रंग का विचलन ज्यादा नहीं हो पाता है, डेविएशन ज्यादा नहीं हो पाता है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जिस किसी भी रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2500 वाट का एक बल्ब 5 घंटे तक चलता है, खपत ऊर्जा की इकाई होगी। बताइए, ना सॉल्व होगा? आसानी से सॉल्व होगा। मैंने आपको कई बार बताया है अपने सेशन में कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो जितना शक्ति दिया हुआ है और जितना आवर तक चल रहा है और जितना दिन तक चल रहा है सबको गुना करके 1000 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे तो दिन नहीं दिया गया है, तो सर जितना शक्ति है 2500, घंटा कितना चल रहा है? 5 घंटा, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। अगर दिन रहता तो यहाँ पे हम लोग गुना जितना दिन का रहता उतना दिन भी लिख देते और 1000 से डिवाइड कर देते। ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 25 25 125 होता है, 125 बटा 10 हो जाएगा, 12.5 यूनिट हो जाएगा। इसमें तो सर कोई लाग लपेटा ही नहीं था। आइए इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 22, क्या कहा जा रहा है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होगा। मेरे मित्र, अपवर्तनांक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और अभी तक अपवर्तनांक वाला आप लेक्चर नहीं देख पाए हैं तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होगा। मैंने आपको अपवर्तनांक वाले वीडियो में बताया था कि जब भी हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे यहाँ पे हमारा एक माध्यम क्या होगा? तो निरपेक्ष, निर से यहाँ पे पेक्ष कहा जा रहा है, तो आप कहेंगे एक माध्यम यहाँ पे निर्वात होगा। और हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है उसके लिए हम लोग n = c/v लिखते हैं। c क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल, v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी निर्वात को छोड़ करके हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? निर्वात से कम होगी। जनरली अगर ये इस चीज़ को यहाँ पे देखा जाए तो आप कहेंगे कि गुरुजी 3.0 × 10⁸ मीटर/सेकंड/v लिख सकते हैं हम लोग। v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। तो किसी अन्य माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी वो हमेशा इससे क्या होगी? कम होगी। हमेशा क्या होगी सर? तो सर निर्वात से कम होगी। तो मेरे मित्र, जब भी आप निर्वात से कम होगी चाल, इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या होगा? तो सर 1 से ज़्यादा आएगा। क्या होगा सर? 1 से ज़्यादा आएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होगा, आप कहेंगे 1 से अधिक होगा। क्या होगा? 1 से अधिक होगा। तो आप इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि तत्व का वैसा समूह जो मेंडलीफ आवर्त सारणी के तैयार करने वक्त नहीं खोजा गया था। आप कहेंगे सर बड़ा ही आसान था कि मेंडलीफ ने जब अपना आवर्त सारणी बनाया था
उस वक्त अक्रिय गैस तत्वों की खोज नहीं हुई थी। बाद में जाकर के अक्रिय गैस तत्वों की खोज हुई और मेंडलीफ को आवर्त सारणी को क्या करना पड़ा था, मॉडिफाई करना पड़ा था और उसमें अलग से एक ग्रुप अक्रिय गैस के लिए जोड़ना पड़ा था। और हम लोग जब बात करते हैं मेंडलीफ के मॉडिफाइड आवर्त सारणी की, यानी कि जब उसमें अक्रिय गैस तत्वों का समूह जोड़ा गया तब उसमें टोटल ग्रुप की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी जो मेंडलीफ का मॉडिफाइड आवर्त सारणी था उसमें टोटल वर्गों की संख्या 9 थी। क्यों? क्योंकि जो अक्रिय गैस समूह है इसको बाद में जोड़ा गया। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे अक्रिय गैस समूह, अक्रिय गैस समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि N2 और H2 जब रिएक्ट करता है तो अमोनिया बनता है, इसमें कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाएगा, आप कहेंगे सर Fe यानी कि लोहा। ध्यान में रखेंगे अमोनिया किस विधि से प्राप्त किया जाता है, हैबर विधि से प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हैबर विधि से अमोनिया निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाएगा, आप कहेंगे लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 118 ज्ञात तत्व में से कितने तत्व प्रयोगशाला में तैयार किए गए। मेरे मित्र ध्यान देंगे, बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि बहुत सारे मित्र ने ये पढ़ रखा होगा कि 118 तत्व में से 98 तत्व प्राकृतिक हैं, यानी कि नेचुरली ये प्राप्त किए गए हैं। बहुत सारे बुक इस चीज़ को लिखते भी हैं, अभी भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर आप चलेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे तो क्या कहेंगे कि 94 तत्व जो हैं वो क्या हैं, प्रकृति में पाए गए हैं। 94 तत्व प्रकृति में पाए गए हैं, जबकि जो आपको 24 तत्व है इसको प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर 24 हो जाएगा। और आप सभी क्या मानेंगे कि 94 तत्व प्रकृति में ज्ञात है जबकि 24 को प्रयोगशाला में तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क सेल में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो सर आपने बहुत बड़ा गलती किया है, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। आप सभी कहेंगे गुरुजी सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ इसमें क्या होता है, सर रहता है, जो क्या करता है, तो सर जल और गैसों के प्रवाह में अवरोध बनता है। नेक्स्ट, आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर है, तो आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा, इसमें तो कोई लाग लपेटा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा को बताता है। ये चुंबक है, स्वतंत्र रूप से लटका है, आप कहेंगे सर ये हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल को बताएगा, यानी कि ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ हो जाएगा। आइए 2-4 और क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मित्र और जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें सीधे सीधे बताया गया है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से एक क्वेश्चन आया था, अब पीएच वैल्यू दिया गया था। अब इसमें हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, तो ध्यान में रखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी हम लोग बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप ये चीज़ अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन एक और पूछा गया है कि रंध्र द्वारा श्वसन कौन करता है, और यहाँ पे ऑप्शन कुछ दिया ही नहीं गया है। इसमें आप बताइए कि हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट कि किसका क्वथनांक इनमें से ज़्यादा होगा, और ऑप्शन बताया ही नहीं गया है। आइए कुछ इस तरह के, और हाँ एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 ओम और 4 ओम की प्रतिरोध सीरीज में लगाई गई है। ये आपका एक प्रतिरोध और दूसरा प्रतिरोध है आपका ये, और एक का वैल्यू है 2 ओम और दूसरा है चला जी 4 ओम। फिर कहा जा रहा है कि इसको सीरीज में लगाई गई है, अब वोल्टेज दी गई है। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया गया है ये चीज़ नहीं मालूम है, ठीक है सर। और आपसे ये क्वेश्चन करा जा रहा है कि इस 4 ओम प्रतिरोध से कितना धारा बहेगी, ये चीज़ आपको बताना है। तो मेरे मित्र इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि वोल्टेज आपका कुछ भी हो, अगर आपको यहाँ पे धारा निकालना है तो क्या कहेंगे कि गुरुजी फॉर्मूला तो हम लोग V = IR से लाएंगे। I = क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका वोल्टेज कुछ भी है, वोल्टेज आपका क्या है, कुछ भी है, मान लेते हैं सर X है।
बच्चे ने नहीं बताया तो सर इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। एग्जाम देने के बाद इतना माइंड कॉन्शियस नहीं रहता है कि सारा चीज़ हूबहू आपको याद ही रहे। तो मान लीजिए कि सर वोल्टेज x है, तो आपको यहाँ पे विद्युत धारा निकालना है, तो क्या करेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी जब ये दोनों ही प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे क्या होगी? समान धारा बहेगी। क्या होगी सर? समान धारा बहेगी। तो पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि टोटल रेसिस्टेंस कितना है। आप कहेंगे गुरुजी ज्ञात करने वाली बात क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो टोटल रेसिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 6 हो जाएगा। और यहाँ पे वोल्टेज नहीं बताया गया था तो आप सभी यहाँ पे x माने हैं, तो ये x/6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये x हम अपने मन से आपको बताएं क्वेश्चन को समझाने के लिए। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध से कितना धारा बहेगी, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी x का वैल्यू अगर हमको मालूम रहता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे जो वैल्यू होता उसको और 6 से डिवाइड कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। और हमेशा ध्यान में रखना है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध से जो विद्युत धारा बहेगी वो क्या होगा? समान होगा, चाहे प्रतिरोध हमारा कितना ही क्यों ना हो। नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन पूछा गया था सर, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण की त्रिज्या और फोकल लेंथ में क्या संबंध है? तो मेरे मित्र, मैंने आपको कई बार बताया है कि हम लोग क्या कहते हैं कि गोलीय दर्पण का जो फोकल लेंथ होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F = R/2 होता है। तो R = क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 2F हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण की जो फोकल लंबाई होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जबकि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट बच्चों ने बताया कि गोलीय दर्पण का फॉर्मूला, मेरे मित्र यहाँ पे सीधे सीधे दर्पण सूत्र की बात करी गई होगी। आप सभी याद रखेंगे कि जो मिरर फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो 1/F = 1/V + 1/U होता है। और लेंस फार्मूला की बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, काम हमारा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग वॉशिंग सोडा की बात करते हैं तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 10H2O। तो ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और मेरे ख्याल से जो आपके 24 अगस्त में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ज़्यादा आपका आसान भी नहीं था और बहुत ज़्यादा जो आप लोग भयावह बना रहे हैं टफ भी नहीं था। अगर आप सही से पढ़ के गए हैं तो आप हर एक शिफ्ट में कम से कम 20 नंबर साइंस में तो आसानी से ला सकते हैं। कब? जब आप पढ़ के गए हैं तब। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर सर कोई बात ही नहीं है, बस वो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा कि हमको पढ़ाया नहीं गया, हम पढ़े नहीं, हमारे साथ ये हो गया था, हमारे साथ वो हो गया था। तो ये अलग की बात है, लेकिन अगर ऑनेस्टली एनालिसिस देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था तो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। ऐसा था कि हम लोग 25 में से 20 कर सकते थे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अगर इस तरह के क्वेश्चन आगे आपको एग्जाम में मिलता है तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।